नमस्कार। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल में यूनिट नंबर फर्स्ट में जो आपकी टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ द अर्थ, उसकी बात करेंगे। तो वेरियस साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स हैव प्रोपाउंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर कंसेप्ट्स, hypotheses and theories to unravel the mystery and to solve the riddle of the problems of the origin and evolution of our solar systems in general and of the earth in particular. But none of these could be accepted by majority of the scientist community. तो अपन पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो इसके बारे में सौर मंडल की उत्पत्ति या उसकी आयु से संबंधित कई समस्याएं रहस्यपूर्ण बनी हुई हैं, जिसको सुलझाने के लिए कई विद्वानों ने विभिन्न समयों में अपने अपने दृष्टिकोण कई रूपों में प्रस्तुत किए। प्रारंभ में कई कल्पना या सिद्धांत आए, लेकिन उनमें या उनको वो समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो सारे जो तर्क थे वो कहीं न कहीं सही नहीं थे। और फिर बाद में जो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित दो ग्रुप बन गए, जिसमें एक था कि धार्मिक जो कंसेप्ट है, संकल्पना है, और दूसरा था वैज्ञानिक। जो धार्मिक विचारधाराएं थी वो तो वैज्ञानिक युग में किसी भी तरह से माने नहीं थी। और उसके बाद में जो साइंटिफिक कंसेप्ट आया उसमें मुख्य रूप से दो कंसेप्ट सबसे प्रमुख थे। एक तो अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरा द्वैतवादी संकल्पना, और कहीं कहीं पर बाइनरी स्टार कंसेप्ट या ट्राई हाइब्रिड कंसेप्ट की भी बात करते हैं। तो on the basis of the number of heavenly bodies involved in the origin of the solar systems and the earth, the scientific concepts are further divided into three groups. First, monistic concepts involving only one heavenly body. Second, dualistic concepts involving two heavenly bodies. And third, binary star concept or ट्राई-हाइब्रिड कंसेप्ट इन्वॉल्विंग मोर देन टू हेवनली बॉडीज। तो मुख्य रूप से ये तीन सिद्धांत आए। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर जो वैज्ञानिक कंसेप्ट था, साइंटिफिक कंसेप्ट है, वो दो वर्गों में विभाजित किया गया। अद्वैतवादी संकल्पना या मोनिस्टिक कंसेप्ट, या ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट या द्वैतवादी संकल्पना, या तीसरा मान लेते हैं बाइनरी स्टार कंसेप्ट। अब जैसे अद्वैतवादी संकल्पना है, इसमें ये बताया गया है कि ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक तारे या एक वस्तु से मानी गई। मोनिस्टिक कंसेप्ट है जो इन्वॉल्विंग ओनली वन हेवनली बॉडी को मानता है। ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट है जो द्वैतवादी है, वो पृथ्वी या तारों की उत्पत्ति में दो तारों की या एक से अधिक तारों के संयोग की बात करता है। तो ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट इन्वॉल्विंग टू हेवनली बॉडीज, एंड जो लास्ट तीसरा है बाइनरी स्टार कंसेप्ट जो इन्वॉल्विंग मोर देन टू हेवनली बॉडीज। तो जो दो से अधिक वस्तु के या तारों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन कांट की वायवीय राशि सिद्धांत या कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस। अब जैसे इमैनुएल कांट द जर्मन फिलोसोफर presented his treatise entitled The General Natural History and Theory of the Heavens, या the essay on the working on mechanical origin of the entire universe of the basis of Newton laws in 1755। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 ईस्वी में अपनी वायवीय राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो मुख्य रूप से
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित था। अब शुरू में इस मत की सराहना हुई, लेकिन बाद में इसको तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया, क्योंकि यह जो नियम थे उसके हिसाब से ये गलत प्रतीत हो रहा था, जो केवल कल्पित तथ्यों पर आधारित था। Kant claims that his gaseous hypothesis on the origin of the earth was based on the sound principles of Newton's law of gravitation and rotatory motion. In the beginnings, his hypothesis acclaims worldwide appreciation, but later on it was disproved as it was based on erroneous concepts and wrong applications of Newton's law of ग्रेविटेशन। अब क्या था, अब कांट ने ये जो अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की तो इसने कुछ अजम्पशन या मान लिया कि इसने सबसे पहले ये कांट ने ये मान लिया कि प्राचीन समय में या अतीत काल में ब्रह्मांड में देव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे, जो शुरू में अत्यंत कठोर, शीतल और गतिहीन थे। उसके बाद में इन्होंने ये माना कि ये आपसी आकर्षण के कारण ये कण जो आद्य पदार्थ एक दूसरे से टकराने लगे। इस आपसी टकराव के कारण ताप तथा भ्रमण गति का आविर्भाव हुआ। ताप में निरंतर वृद्धि होती गई, जिसके कारण आद्य पदार्थ एक वायु राशि में परिवर्तित होने लगा। फिर क्या था कि ताप तथा भ्रमण गति के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन जो वायु पदार्थ था, एक तप्त तथा गतिशील निहारिका, जिसको उन्होंने नेबुला नाम दिया, निहारिका में परिवर्तित हो गया। निहारिका ताप के पैदा होने के साथ ही घूमने लगी, फिर उसके आकार में वृद्धि होने लगी, जिसके कारण ताप में वृद्धि से निहारिका की जो परिभ्रमण गति भी उसमें भी वृद्धि होने लगी। इस प्रकार निहारिका इतनी तीव्र गति से घूमने लगी कि केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा तथा इस क्रिया की तीव्रता के कारण पदार्थ का एक छल्ला निहारिका से बाहर निकल गया। इस क्रिया की पुनरावृत्ति रिपीटेशन होता गया, जिसके कारण पदार्थ से 9 छल्ले या गोल छल्ले निहारिका से अलग हो गए और धीरे धीरे ये जो छल्ले अलग हुए, ये सभी पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित होकर एक गांठ के रूप में शीतल हो गए और इन्हीं गांठों से 9 ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर ग्रहों के रूप में बदल गए, जिनमें से एक पृथ्वी भी ग्रह था। ये चीज़ इन्होंने बताई कांट ने। तो कांट postulated his gaseous hypothesis of the origin of the earth on the basis of a few assumptions. He assumed that supernaturally created primordial hard matter was scattered in the universe. In fact, according to Kant, there was a primeval slowly rotation cloud of gas, now called a nebula, and matter comprised a very cold, solid and motionless particles. In terms of modern scientific language, it can be said that the temperature of primordial matter was near about 273 degrees centigrade. He further assumed that the particles began to collide against each other under their mutual gravitational attraction. The mutual attraction and collision between the particles generated random motion in the primordial matter. Collision of the particles also generate friction, which generated heat. With the result, the temperature of the primordial matter started rising. He further argues that the random motion of the particles also generated rotatory motion in the
primordial matter. The origin cold and motionless cloud of matter became in due course a vast hot nebula and started rotating around its axis. According to Card, with the increase in temperature, the random motion as well as the rate of collision among the particles also increased. This gave extra impetus of the rate of rotatory motion of the primordial matter. The rise in temperature also changed the state of the primordial matter from solid to gaseous particles. The initial primordial matter gradually changed in hot rotating nebula. With continuous rise in temperature and rate of rotatory motion, the nebula started expanding in size. According to Immanuel Kant, as the heat increased, the size of nebula increased, and as the size of nebula increased, the angular velocity या rotary speed further increased. Due to continuous increase in the size of nebula, the rotary speed became so fast that the centrifugal force exceeded the attractional या centrifugal force. The nebula started spinning so rapidly that an irregular ring was separated from the middle part of the nebula and was ultimately thrown up due to centrifugal force. By the repetition of the same process, a system of concentric rings, 9 rings, were separated from the nebula. The residual central mass of the nebula remains as the sun. तो इस प्रकार से कांट ने जो ग्रहों का निर्माण हुआ स्पष्ट बताया कि पृथ्वी भी उसमें से एक ग्रह का निर्माण इस प्रकार से हुआ। धन्यवाद।